नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट हिंदी में। मैं हूं गीत उदय सैनी आपके साथ और वक्त तो चला है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक का। जब भी बात पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की आती है तो हमारे और आपके मन में कई तरह के विचार और पिक्चर्स जरूर जन्म लेते ही होंगे। पोषण और कुपोषण यानी कि न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन, ये जितने मिलते जुलते वर्ड्स हैं उतना ही इनकी जो इनको उनका जो महत्व है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो उतनी ही मिलती जुलती है। विश्व के कई अनेकों ऐसे देश हैं जो आज इस कुपोषण की समस्या से लड़ रहे हैं। भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। कई लेवल्स पर कई कार्यक्रम, जागरूक अभियान से लेकर कई ऐसी चीजें की जाती हैं यहाँ पर जिससे इस दिक्कत को दूर किया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी हम इस समस्या से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जिसके कई अलग अलग चित्र हमेशा ही हमें देखने को मिलते रहते हैं। किसी भी समाज या देश के लिए कुपोषण जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ी समस्या होता है और इसके आंकड़े भी हर किसी को डराते हैं। इस बार फिर जो आंकड़े भारत को लेकर आए वो हमें डराते हैं। कुपोषण की समस्या खाद्यान्न की उपलब्धता ना होने के कारण नहीं है, बल्कि आहार क्रय शक्ति कम करने के कारण है। जैसे जैसे व्यक्ति की गरीबी बढ़ती जाती है वैसे वैसे पौष्टिक आहार की कमी बढ़ने लगती है और इसी के कारण कुपोषण जैसी समस्याएं जन्म भी लेने लगती हैं। अब कुपोषण के कारण ही घेंगा, एनीमिया, बच्चों की हड्डियों का कमजोर होना, ये सब दिक्कतें सामने आने लगती हैं और इसी के कारण शिशुओं की मृत्यु दर भी बढ़ने लगती है, जो कि भारत और यहाँ के लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। हालांकि सरकारों द्वारा कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए कई कदम ऐसा नहीं है कि उठाए नहीं गए। इन सब में कुछ ऐसे कदम हैं जो लगातार चर्चाओं का विषय भी रहे। हाँ, कभी कभार इन बिटवीन बीच में दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी ये कदम जरूर उठाए गए हैं, जिनका नाम है मिड डे मील, ई पोषण व्यवस्था, राष्ट्रीय पोषण मिशन, मनरेगा, समेकित बाल विकास सेवा। ये सब तमाम अभी फिलहाल भारत में मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इन सबके स्थिति बेहतर होती नजर नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि हम और ये जो है जो जिस स्थिति का आज हम बखान आपके सामने कर रहे हैं, ये ऐसा हम नहीं कह रहे, ये बल्कि आंकड़े बताते हैं। कुपोषण पर ही ताजा सरकारी आंकड़े सामने आ गए हैं जो बताते हैं कि भारत में कुपोषण का संकट जो है वो और ज्यादा गहरा गया है। और हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि इस समय ये जो सरकारी आंकड़े हैं कहते हैं कि इस समय देश में 33 लाख से भी ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, मैल नरिश्ड हैं और इनमें से जिनमें से आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो गंभीर रूप से कुपोषित हैं और इन 33 लाख बच्चों में 17 लाख से भी ज्यादा गंभीर रूप से ये कुपोषित हैं। ये आंकड़े जो हैं वो 34 राज्यों के हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के भी हैं। जब हम राज्यवार सूची की बात करें तो इन सब में सबसे ऊपर आता है महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात। इन 3 राज्यों का नाम सबसे टॉप पर है और ये जो आंकड़े हैं वो पोषण ट्रैकर ऐप पर डाले गए थे, जो पोषण कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए विकसित किया गया एक तरीके का ऐप है। एक साल पहले की स्थिति से तुलना करने पर ये जो आंकड़े हैं वो और ज्यादा चिंताजनक हालात दिखाते हैं। नवंबर 2020 से 14 अक्टूबर 2021 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में 91% का उछाल आया है। हालांकि दोनों सालों के आंकड़ों में एक बड़ा फर्क सिर्फ यही है कि पिछले साल 6 महीने से 6 साल की उम्र तक के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लेकर सार्वजनिक की थी और इस साल ये आंकड़े जो हैं वो सीधे पोषण ट्रैक से लिए गए हैं। भारत के लिए शायद सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि दुनिया के सबसे जाने माने शहरों में गिनी जाने वाली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 1 लाख से ऐसे बच्चे शामिल हैं जो कुपोषित हैं और सवाल आज ये बना हुआ है कि तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, तमाम ऐसे एनजीओज हैं, सरकारी एनजीओज हैं जो बच्चों की देख रेख के लिए तमाम बड़ी जिम्मेदारियां दशकों से उठाती आई हैं, लेकिन ऐसे में फिर भी 1 साल के बाद
इस तरीके का बड़ा आंकड़ा आना चिंता का विषय बन जाता है। सरकारें जब सब कुछ करती हैं तो ऐसे में आखिर कौन है वो लोग जो इन बच्चों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं और निवाला छीनकर हर साल भुखमरी और उसके साथ साथ कुपोषण का आंकड़ा बढ़ाते नजर आते हैं। आज का स्ट्रेट टॉक इसी पर, आइए करते हैं शुरुआत। निसंदेह ये जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तेज बढ़ती इकोनॉमी वाले देश की हकीकत का आईना दिखा देते हैं और इसके साथ ही उसके इस क्षम को भी उसके इस भ्रम को भी तोड़ते प्रतीत होती है कि वो वैश्विक महाशक्ति बनने के बिल्कुल करीब है। रिपोर्ट के आंकड़े इस कटु हकीकत के बहुत बड़े घोतक हैं कि सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा प्रेजेंट किए जाने वाले आंकड़ों की बाजीगरी कितनी बड़ी सुनियोजित चाल हो सकती है या आम जनता के प्रति धोखाधड़ी। अनेकों सरकारी योजनाएं भी गरीबों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर आज तक नहीं कर पाई हैं। सवाल यह है कि इस समीक्षा पर आज हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। कुछ ऐसे ही सवाल आज हम लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये आप फिर से एक ब्रीफ छोटा सा देखिए जिसमें रिपोर्ट कहती है कि 33 लाख बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं और एक साल में ये एक बड़ी वृद्धि के समान है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आधे से अधिक गंभीर रूप से जो बच्चे हैं ये कुपोषित वाली श्रेणी में आते हैं, यानी कि मैलनरिश्ड कैटेगरी में आते हैं। महाराष्ट्र बिहार में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। अगर आप कोरोना महामारी के बाद की स्थिति आप देखें तो महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा केसेस आए। सो आप देख सकते हैं कि जितने बड़े केसेस वहां पर आए, जितने लोगों की मृत्यु हुई, उतने ही ज्यादा ये जो आंकड़े हैं कुपोषण के, ये भी यहीं पर सामने आए हैं। सवाल यह है कि कुपोषण शुरू से ही भारत की एक बड़ी समस्या क्यों बनी हुई है। इतने साल बीत जाने के बावजूद भी ये जो समस्या है वो ऐसी ही क्यों है। हर भारतीयों को एक सही मात्रा में जो पोषण मिलना चाहिए वो कैसे मिल सकता है। सवाल ये कि कुपोषण आज भी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्यों है। जब तक आप ये सवाल जो है उन पर नजर डाल रहे हैं, हम इस पर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के देखिए कई दशक पार करने वाले विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए ये जो आंकड़े हैं ना, वो ना केवल चिंतनीय है, एक चुनौतीपूर्ण भी है, बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। क्योंकि पिछले 3 दशकों से हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि बाल कुपोषण को रोकने और इलाज में ही पर्याप्त प्रगति हासिल करने के बावजूद ये समस्या जो है आज हम सबके सामने है। ऐसे में आज अपने व्यूवर से ये जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में, क्योंकि हमेशा से भुखमरी और कुपोषण इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है, हर देश इसे अलग तरीके से परिभाषित करता है, लेकिन आपकी नजर में आप इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे। भारत में ये बड़ी समस्या क्यों है? बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के प्रयास क्या आपको लगता है कि बहुत ही कमजोर है? और ये सिर्फ भारत की सिचुएशन नहीं, मैं विश्व के तमाम उन देशों की भी हम बात करना चाहेंगे जहां पर ये स्थिति ऐसी ही है और ये अब तक इतनी कमजोर कड़ी क्यों साबित हो रही है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर आज हम अपने व्यूअर से ही जानना चाहेंगे कि उनकी नजर में ये जो समस्या है वो क्या है समस्या। आप इसे अपने तरीके से यदि डिफाइन करना चाहेंगे, इसका समाधान किस तरीके से हो सकता है, उस पर आपने विचार यदि रखना चाहे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए आपको टेलीविजन पर दिए गए उस नंबर को कॉल करना होगा, उससे जुड़ना होगा ताकि आप अपने जो व्यूज हैं, अपने जो ओपिनियन है हमारे साथ शेयर कर सकें और इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। सो आपकी जो कॉल है, आपकी जो ओपिनियन है, उसका इंतजार रहेगा। तो ये एक स्थिति की आज हमने बात की है, स्पेशली हम इंडिया की बात करें वो भी तब जब सरकारी आंकड़े ये सामने आए हैं। लेकिन वही चीज़ है ना कि आप थोड़े समय में देखेंगे कि इस पर भी एक कहीं राजनीतिक द्वंद्व जो है वो देखने को जरूर मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है और उसके बाद एक कहीं राजनीतिक द्वंद्व देखने को मिल जाता है, ठीक वैसा ही इस पर भी जरूर देखने को मिलेगा। सो ये जो समस्या है, आंकड़े हैं, ये क्यों बढ़े कोरोना महामारी के बाद भी। और हम देखते हैं कि जो देश का सबसे कहीं नीचे वाला तबका है, गरीब तबका है, वो इससे सबसे ज्यादा ग्रसित हुए हैं।
डेफिनेटली ये भी हम एक बड़ा कारण मानकर चल सकते हैं कि उसके बाद ही भूखमरी बढ़ी है तो डेफिनेटली कुपोषण तो बढ़ेगा ही। जब महिलाओं को सही मात्रा में पोषण नहीं मिलता है तो डेफिनेटली बच्चों को भी उस तरीके से पोषण जो है वो सही मात्रा में नहीं मिल पाता है। लेकिन वही दिक्कत है ना कि तमाम सरकारी योजनाएं स्कीम्स चलती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने दशक बीत जाने के बावजूद भी, ये समस्या आज हमारे सामने ठीक वैसी ही है जैसी पहले हुआ करती थी। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अभी हाल ही में किया था कि 43 देशों में बिल्कुल अकाल के मुहाने पर पहुंचे लोगों की संख्या बढ़कर 4.5 करोड़ हो चुकी है, जिसमें इस वर्ष की शुरुआत से ही 30 लाख की वृद्धि हुई, क्योंकि दुनिया भर में गंभीर भूखमरी की सिचुएशन है और बदतर स्थिति ये हर दिन हो रही है। सो हमारे सामने आज सिर्फ और सिर्फ संघर्ष, युद्ध, जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 जैसे संकट हैं जो अत्यंत भूखमरी की स्थिति का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ा रही हैं और ताजा आंकड़े हमें यही दिखाते हैं कि इस समय दुनिया भर में 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग भूखा रहने के हालातों में धकेले जा रहे हैं। इस संगठन का और भी क्या कुछ कहना है, क्या उन्होंने आह्वान किया है, क्या वो वार्न कर रहे हैं, और ऐसे में दुनिया के तमाम देशों को आज जागने की क्यों जरूरत है इस मामले में भी, जब आप जलवायु संकट की बात लगातार कर रहे हैं। इस मामले में भी आपको क्यों सचेत रहने की जरूरत है, हम आपको ये भी जानकारी जरूर पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन फिर से वही अपील के अपने व्यूज और अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर करने के लिए हमें कॉल जरूर कीजिएगा और अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम रुकेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, जल्द लौटेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में आज बात कुपोषण के उस दंश की बात कर रहे हैं जो दंश जो है हमें हमेशा से ही उस स्थिति से दो चार होने के एक पिक्चर दिखा देता है जो बहुत ही असहाय सी नजर आती है। और फिर ये पिक्चर आज हमें नजर आई है, और खासकर भारत में ये जो सरकारी आंकड़े हमें दर्शाते हैं वो काफी कुछ बयां कर ही देते हैं। और फिर सवाल सरकार से पूछा जाता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, इतना सब कुछ चलाने के बावजूद भी, इतनी सारी योजनाएं बनाने के बावजूद भी आज देश के मासूम बच्चे क्यों कुपोषण का शिकार लगातार हो रहे हैं। वो लोग ऐसे कौन हैं जो लगातार उन मासूम बच्चों के मुंह से उनका निवाला छीन रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम लगातार बात विश्व खाद्य संगठन की कर रहे थे, जिन्होंने ये कहा है कि इस समय दुनिया भर में 4.5 करोड़ से भी ज्यादा जो लोग हैं वो भूखा रहने के हालातों में धकेले जा रहे हैं। और जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे आगे समय बीतता गया, ये जो स्थिति है वो और ज्यादा भयावह हमारे और आपके सामने होगी। विश्व खाद्य संगठन का ये मानना है कि दुनिया भर में जहां कहीं भी लोग भूखमरी के हालातों का सामना इस वक्त कर रहे हैं, वहां मानवीय सहायता साझेदारों के साथ मिलकर करोड़ों ऐसे लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाने के भरसक प्रयास भी किए जा रहे हैं जो भूखमरी के कगार पर इस वक्त हैं। मगर उपलब्ध संसाधनों के बल पर जरूरतें पूरी कर पाना ये पॉसिबल नहीं है, और वो भी ऐसे समय में जबकि सहायता अभियानों के लिए धनराशि दान में मिलने के परंपरागत सोर्सेज भी बहुत भारी दबावों का आज सामना कर रहे हैं। शायद आप इससे काफी वाकिफ भी होंगे, अग्री भी करते होंगे। भारत की बात करें, भारत में कुपोषण की ये जो स्थिति है वो नई तो हरगिज नहीं है। वास्तव में ये सरकार के खुद के ही राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NHFS के आंकड़ों पर बेस्ड हैं। साल 2015 और 2019 के बीच बड़ी संख्या में देश के कई स्टेट्स ने बाल पोषण मानकों पर अर्जित लाभों को उलट दिया। कुपोषण का स्तर बढ़ा है। पोषण का ये जो नुकसान है वो चिंता का विषय जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसका अंतर जो है वो पीढ़ीगत प्रभाव है। और अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के कई हिस्सों में साल 2015 और 2019 के बीच पैदा हुए बच्चे पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक कुपोषित हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस साल केंद्रीय बजट में पोषण के लिए आवंटन जो है वो डेफिनेटली बढ़ा, और बढ़े हुए आवंटन के साथ भारत की पोषण यानी कि प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना
इस पर चर्चा की गई। इसका नाम भी हालांकि बदला गया है हाल ही में। हालांकि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार के लिए 2017 में ही कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए। पोषण अभियान स्वास्थ्य बजट के भीतर इसे अन्य योजनाओं के साथ बड़ी ही चतुराई से मिलाए जाने और खराब क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप ये बहुत ही ज्यादा क्षीण हो गया है, यानी कि बहुत ज्यादा वीक हो गया है। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था ऑक्सफेम इंडिया, इसका भी मैं जिक्र करूंगी। ये काफी ज्यादा चर्चाओं में रहती है हमेशा। इसने अपने एक बयान में भी कहा था कि वर्तमान बजट का केवल 0.57% वास्तविक पोषण योजना के वित्त पोषण के लिए आवंटित किया गया। 2020 से 21 के कंपैरेटिवली बाल पोषण की जो राशि है उसमें 18.5% यानी कि 18.5% इसकी गिरावट आई है। ये संस्था कहती है कि हाईएस्ट लेवल के कुपोषण को ना रोक पाने के बड़े पैमाने पर नेगेटिव परिणाम देखने को मिले हैं। भारत में वयस्क आबादी और बच्चे ये दोनों जोखिम में हैं इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी किशोर और मध्यम आयु वर्ग की एक संख्या है, महिलाओं में से 1/4 का बीएमआई मानक वैश्विक मानदंड के काफी नीचे है और हमारी आधी से अधिक महिलाएं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। सो NHF इसके ये जो नए आंकड़े आए हैं, इनके मुताबिक हमारे जो किशोर हैं और हमारे जो मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं, पुरुष हैं, उनमें से 1/4 में आयरन और कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। आयरलैंड की सहायता एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन संगठन वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा सामूहिक रूप से तैयार की गई एक वैश्विक भुखमरी यानी कि हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत में भुखमरी के लेवल को खतरनाक करार दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का GHI स्कोर भी काफी ज्यादा गिर चुका है और ये साल 2000 में जहां 38.8 था, जो 2012 और 2021 के बीच 28.8 से लेकर 27.5 के बीच रहा है। GHI स्कोर की गणना 4 संकेतकों पर की जाती है, जिनमें अल्प पोषण होता है, कुपोषण होता है, बच्चों की वृद्धि दर होती है और बाल मृत्यु दर शामिल होता है। इन पर बेस्ड ये आंकड़े निकाले जाते हैं। सो सवाल यह है कि हम ऐसी रिपोर्ट्स पर हमेशा ही एक नेगेटिव रिएक्शन ही व्यक्त करते हैं, जबकि हमारी कोशिश जो होनी चाहिए वो कुछ और होनी चाहिए। मसलन हमारा जो प्रयास है वो ऐसी सिचुएशंस को टैकल करना, उन्हें बेहतर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने देश में योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। मैं बार बार इसका जिक्र कर रही हूं क्योंकि ऐसी योजनाओं के बावजूद भी ये स्थिति आज हमारे सामने है, आपके सामने है। स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तैयार किया गया है भारत में, लेकिन ग्रामीणों को कोई विशेष लाभ अभी तक मिल नहीं पाया। कारण कि योजना का अधिकतर पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसीलिए जब तक भ्रष्टाचार पर भी अंकुश पूरी तरीके से नहीं लगाया जाएगा, कुपोषण जैसी जो समस्याएं हैं वो ऐसे ही हमारे सामने रहेंगी। दूसरा एक और फैक्टर है जिसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है और वो है वो टॉपिक जिस पर अभी हाल ही में लगातार काफी चर्चाएं की गई पूरी दुनिया में, और वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के चलते भी बच्चों के न्यूट्रिशन में डाइवर्सिटीज जो हैं, जो विविधता है वो कम हो रही है और साथ ही उसमें जो पोषक तत्व हैं उसकी मात्रा भी लगातार घट रही है, जिसका सीधा सा असर पोषण पर ही पड़ता है। अब गौर हो कि पहले बच्चों में कुपोषण के लिए गरीबी को एक बड़ा कारण माना जाता था, शिक्षा को एक बड़ा कारण माना जाता था, स्वच्छता की कमी को एक बड़ी वजह माना जाता था और ये हम पढ़ते भी आए हैं। पर ये जो अब नए रिपोर्ट्स आते हैं, नए सर्वेज आते हैं, नई जो स्टडीज आती हैं, उससे हमें काफी कुछ पता चलता है कि कारण सिर्फ यही नहीं है, कारण और भी हैं। बच्चों में कुपोषण के लिए बढ़ता तापमान, जलवायु परिवर्तन भी उतना ही जिम्मेवार है। ऐसे में अनुमान है कि कुछ क्षेत्रों में हो रही प्रगति के बावजूद भी आने वाले वक्त में जलवायु परिवर्तन के चलते बच्चों के आहार विविधता में कहीं ज्यादा गिरावट आएगी। ये जानकारी हाल ही में जर्नल एनवायरमेंट रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक शोध में सामने आई है। ये जो शोध है वो 19 देशों के 1,07,000 बच्चों पर किया गया, जो दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों से संबंध रखते हैं। सो इस शोध में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने आहार में मौजूद विविधता
और जलवायु परिवर्तन के संबंध को समझने के लिए लंबे समय के दौरान तापमान में हो रही वृद्धि, बारिश और बच्चों में कुपोषण के लेवल का अध्ययन किया है। और उनके अकॉर्डिंगली जलवायु और आहार विविधता के बीच एक सीधा कनेक्शन है। तापमान बढ़ने के साथ आहार विविधता में कमी देखी गई है, जबकि इसके विपरीत कुछ क्षेत्रों में जहां बारिश में वृद्धि हो रही है, वहां आहार विविधता में भी वृद्धि देखी गई है। शोध में यह सामने आया कि 6 में से 5 क्षेत्रों में जहां तापमान ज्यादा था, वहां पर बच्चों की आहार विविधता में महत्वपूर्ण कमी लगातार देखने को मिली थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पहला ऐसा अध्ययन है जो कई देशों में किया गया, जो जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के संबंध को शो करता है। इस शोध से जुड़े ही प्रमुख शोधकर्ता हैं मेरेडिथ नाइल्स। वो कहते हैं कि निश्चित रूप से भविष्य में जलवायु परिवर्तन के चलते कुपोषण बढ़ेगा, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ साथ उसका असर पहले ही पोषण पर दिखने लगा है और ये काफी ज्यादा चिंतनीय है। इसके प्रभाव को समझने की आज जरूरत है और इसके इम्पैक्ट को ही समझने के लिए रिसर्चर ने आहार विविधता, आहार गुणवत्ता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को नापने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा डेवलप विधि का प्रयोग किया है। और इस विधि में उन्होंने आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक और विटामिन ए और डी जैसे सूक्ष्म पोषकों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये जो पोषक तत्व हैं, बच्चों के न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास में भी अहम रोल अदा करते हैं और इनकी जो कमी है वो कुपोषण का एक मुख्य कारण भी है, जो कि हर तीसरे बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और इसके साथ ही इस शोध में एक निश्चित समयावधि में खाए गए भोजन समूहों की गणना के आधार पर आहार विविधता को मापा गया है। इस शोध के से कई कंक्लूजन्स भी सामने आए हैं और उन कंक्लूजन से पता चलता है कि 5 साल या उससे कम आयु के बच्चों में औसत आहार विविधता जो है वो 3.22 पाई गई थी, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस सर्वेक्षण से पहले बच्चों ने 10 खाद्य पदार्थों समूहों में से औसतन 3.2 का सेवन किया था। और ये आहार विविधता जहां दक्षिण अमेरिका में 4.48 पाई गई, वहीं दक्षिण पूर्व अफ्रीका में ये औसत से भी कम 2.66 पाई गई है। आज अपने व्यूअर से ये जरूर जानना चाहेंगे कि आज जब बात लगातार इस कुपोषण के दंश की हो रही है, आपकी नजर में कुपोषण की ये जो समस्या है वो आज कितनी बड़ी है? समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, ये समस्या जो है हमारे और आपके सामने जो है वो और कितना बड़ा विकराल रूप ले लेगी। एक छोटे से क्योंकि कदमों से ही ऐसी समस्याओं का निवारण किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि एक सीधी सी बात नजर आती है यहाँ पर जो बहुत ही क्लियर पिक्चर को दर्शा देती है कि जितनी भूखमरी हमारे और आपके सामने है, खासकर जब हम भारत की बात हम करते हैं, ये समस्या नई बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बहुत पहले से ही इसका जिक्र होता आया है। स्कूल टाइम में हम इस पर पढ़ते आए हैं, कई निबंध लिखते आए हैं और कई कारणों का कई जो कारण उस वक्त भी हम दिया करते थे लिखित में, वही कारण आज हमारे सामने भी हैं। लेकिन कुछ और भी ऐसे कारण नए जुड़ चुके हैं जो इस समस्या को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मसलन वो समस्या एक सबसे बड़ी ये है कि जितनी भूखमरी हमारे देश में है, उससे ज्यादा भोजन का कहें भोजन को वेस्ट भी किया जाता है। महंगी शादियों में भोजन को हर भोजन का ज्यादा से ज्यादा कहें जो एक मिसयूज किया जाता है, उसे वेस्ट किया जाता है, उसे यूं ही फेंक दिया जाता है। जितनी इसकी जो कहें मात्रा बढ़ रही है, उतनी ही भूखमरी की समस्या भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप इसे अपने तरीके से किस तरीके से डिफाइन करेंगे, आपके व्यूज, आपका जो परसेप्शन है इसके टूवर्ड्स, वो हम जरूर जानना चाहेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर, जल्द लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में बात आज कुपोषण के उस दंश की बात कर रहे हैं और लगातार उन आंकड़ों का भी जिक्र आपके सामने रख रहे हैं। उन आंकड़ों का जिक्र हम कर रहे हैं जो लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी दिए गए हैं और साथ ही साथ भारत में हाल ही में ये जो सरकारी आंकड़े दर्शाए गए हैं, उन आंकड़ों का भी लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो पिक्चर को पूरी तरीके से क्लियर कर देते हैं।
कोरोना के बाद की स्थिति की यदि बात की जाए तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो एनआरसी तक नहीं पहुंच पाए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो इन बिटवीन इन 2 सालों के भीतर भीतर भी बंद रहे और उसके बावजूद भी बच्चों की सेहत में इसका खासा प्रभाव देखा गया है। कुपोषण की जब बात आज हम कर रहे हैं, महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है वो लगातार इस समस्या से उन लोगों को बाहर लाने की कोशिश तो कर रहा है। तमाम योजनाएं, तमाम स्कीम्स भी उनके सामने रखी जा रही हैं। बजट में इसका कहें जो एक अमाउंट है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, ये आंकड़े क्यों फिर से उसी स्थिति को हमारे सामने ला देते हैं जो बेहद पुरानी है और जो समस्या वो तब भी थी और आज भी वही है। क्यों कुछ बड़ा बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों को जब हम देखते हैं तो दुनिया में 5 साल से कम आयु के 14 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों की ऊंचाई जो है वो अपनी उम्र के लिहाज से काफी कम है और वहीं पर करीबन 1.5 करोड़ जो हैं वो वेस्टिंग का शिकार हैं जिनका शरीर लंबाई के अनुपात में पतला है, जबकि 3 करोड़ से भी ज्यादा करीबन अप्रोक्सीमेटली आप 4 करोड़ मानकर चलिए जहां बच्चों का वजन ज्यादा है या फिर वो मोटापे के शिकार हैं। अनुमान है कि हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों की होने वाली 45% मौतों के लिए एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कुपोषण ही है, वो ये कुपोषण का दंश ही है। जब हम भारत की बात करते हैं तो देश में 5 साल की उम्र से छोटे हर 3 में से 2 बच्चों की मौत का कारण भी यही दंश है। भले ही हम विकास के कितनी बड़ी बातें करते रहें, पर एक फैक्ट ये भी है कि आज भी भारत में लाखों बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है और इस स्थिति में पिछले कई सालों में कोई देखें बहुत बड़ा बदलाव भी नहीं आया है। बशर्ते कई योजनाएं जरूर आई हैं, लेकिन एक बड़ा बदलाव नहीं आया है। 1990 में 5 साल से छोटे 70% बच्चों की मौत के लिए ये दंश ही सबसे बड़ा जिम्मेदार था, जबकि 2017 में ये जो फिगर है वो घटकर 68% तक आ पहुंचा। 2015 से 16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NHFS जिसके आंकड़ों की भी बात आज हम लगातार कर रहे हैं, उसके अनुसार भारत में हर दूसरा बच्चा पहले से ही कुपोषित है और इसका मतलब ये है कि हमारे देश में लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे आज कुपोषित हैं। दुनिया के सामने वैसे भी जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती ऑलरेडी है और यदि इस पर अभी से ध्यान नहीं दिया गया, जो एक बड़ा कारण ये भी है, तो पोषण की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो सकती है। सवाल आज ये बना हुआ है कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन किड्स, बच्चों में गंभीर कुपोषण की जो कीमत है वो आखिर है कितनी। हम अक्सर बच्चों में कुपोषण और अल्प पोषण के बारे में पढ़ते भी हैं और बात करते भी हैं, लेकिन शायद ही कभी इससे होने वाले जो आर्थिक नुकसान है उसका आकलन किया जाता हो। भारत में बच्चों के बीच दुर्बलता की जो एक गंभीरता है और गंभीर दुर्बलता, इस पर हाल ही में एक स्टडी की गई थी और ये जो स्टडी है वो खाद्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली एक गैर लाभकारी संस्था द कोलिशन फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसने करवाई थी ये स्टडी। तो ये इंडीड एक ऐसा अध्ययन रहा जिसमें मैल न्यूट्रिशन से होने वाले नुकसान के आकलन की कोशिश की गई थी और इस स्टडी में अनुमान ये लगाया गया कि भारत में साल 2006 से लेकर 2018 तक हर दिन औसतन 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ये जो नुकसान है वो भारत में कमजोर या दुर्बल बच्चों का उपचार नहीं हो पाने की वजह से हुआ। यहाँ खास तौर पर दुर्बलता का अर्थ है कि बच्चों के कद के हिसाब से उसका वजन कम होना और इसके अलावा बच्चों में दुर्बलता के चलते हर साल जीडीपी में लगभग 4.7 का आर्थिक नुकसान। कई स्वरूपों में पाए जाने वाले कुपोषण की वजह से लोग अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और इसी से ही देश का आर्थिक विकास भी घटता है, जीडीपी घटती है। कुपोषण के शिकार बच्चे स्कूल में ठीक से पढ़ नहीं पाते, जिससे भविष्य में उनके लिए नौकरी के अवसर भी जो हैं वो काफी लिमिटेड हो जाते हैं। भारत के बच्चों की
स्थिति की जब हम बात करते हैं, भारत के बच्चों में सर्वाधिक कुपोषण का कारण जो है वो लड़कियों की कम उम्र में शादी होना भी है। देश में आज भी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो है और कानून जो है वो मौजूद होने के बावजूद भी 47% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। इस कारण भी नाबालिग लड़की की कोख से जन्म लेने वाले अधिकतर बच्चे अविकसित होते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा देश में लड़कियों से होने वाले भेदभाव के चलते भी उनकी सेहत पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि लड़की की सेहत पर दिया जाता है। एक कहावत जो है, हालांकि अब तो इसका जिक्र किया जाना इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहावत हमेशा से रही है कि माँ जो है वो लड़के की खिचड़ी में ज्यादा घी डालती है। कुछ ऐसे कारण भी रहे हैं जो अभी भी हालांकि कई जगहों पर है। इस वजह से भी हम देखते हैं कि बच्चियों को जो है पर्याप्त मात्रा में वो सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। महिलाओं को भी वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, या फिर कहें कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो इतनी व्यस्त हैं कि वो अपने पोषण का ध्यान नहीं रख पाती हैं। उक्त बातें जो हैं वो उनकी कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर सकें, ये जो चीजें हैं वो बड़ी ही कम देखी जाती हैं यहाँ पर। देश में कम वजन वाले जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी संख्या अधिक वजन यानी कि मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या से आज ज्यादा है। और भारत में आज भी 27 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को विवश है। जाहिर है कि इस सिचुएशन में इन लोगों को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी युक्त भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और जन्म के समय शिशु के लिए मां का दूध उत्तम और अनिवार्य होने के बावजूद भी देश में केवल 37.1% नवजात शिशु ही मां का स्तनपान करते हैं। नवजात के लिए भी पौष्टिक और प्रतिरक्षा मूल्य के लिए आवश्यक मां का दूध उन्हें नहीं मिलने से वो कुपोषित हो जाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक ज्ञान की जो कमी है उसके कारण बच्चों का लालन पालन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। और दूसरी ओर लाखों बच्चे जो हैं वो मोटापे से भी ग्रसित हैं। और ये वो बच्चे हैं जिन्हें पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में मिल रहा है, लेकिन वो उन्हें पचाने के लिए व्यायाम या योग पर ध्यान नहीं देते हैं। और इससे इतर उनका मोबाइल गेम्स और टेलीविजन, इन सब ने भी इस कदर आकर्षित कर रखा है उनके दिमाग को, उन सभी को, कि उनकी जो रुचि है वो आज मैदानी खेलों के प्रति खत्म होने लगी है। और ये जो सिचुएशन है, आई एम वेरी श्योर कि ये सिर्फ भारत की स्थिति नहीं है, बल्कि ये दुनिया की कई अन्य देशों की भी है। कुल मिलाकर राष्ट्र के विकास और किसी भी राष्ट्र के विकास और समृद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली जो ये वर्तमान रिपोर्ट्स हैं, भले ही वे विश्व की भी रिपोर्ट्स हों, ये हमारे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक हो जाती है कि देश जहां एक और विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कहलाया जा रहा है, तो दूसरी ओर देश के सरकारी गोदामों में हर साल लाखों क्विंटल अनाज बारिश से सड़ जाने के कारण भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को कुपोषण का शिकार भी बना रहा है। जहां बीपीएल परिवारों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों के जरिए कम दर में पोषण युक्त अन्न उपलब्ध करवा रहा है, तो वहीं पर कुपोषण से निपटने के लिए अनेकों योजनाएं, हेल्थ केयर सिस्टम्स चलाए जा रहे हैं। और उस देश में बच्चे कुपोषित हैं, ये कहीं ना कहीं उन नीतियों का सही क्रियान्वयन ना होना ही दर्शाता है। अब दरअसल देखा जाए तो देश में आईसीडीएस जैसे महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भी चल रही हैं, और इनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैरामीटर्स पर ही बेस्ड है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में ये जो प्रोजेक्ट है वो आधारभूत और संस्थागत संसाधनों की कमियों से जूझ रहा है। अंततः प्रक्रिया परिणाम आधारित ना होकर केवल कागजी कार्रवाई पर ही ज्यादा टिकी हुई है। कुपोषित वयस्क काम करने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान देने और अपने परिवारों की देखभाल करने में ज्यादा समर्थता नहीं जता रहे हैं। माएं कुपोषित होती हैं तो उनसे पैदा होने वाले बच्चों का वजन भी कम रहने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे बच्चों में शारीरिक और मानसिक बाधाओं का आज जोखिम ज्यादा बना हुआ है। ये लोग जो हैं वो गरीबी से उबर नहीं पाते, और कुपोषण की समस्या उनकी गरीबी
और आर्थिक ठहराव के वो चक्र हैं जो ज्यों के त्यों बने हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि अर्थव्यवस्था भी आगे नहीं बढ़ती और बच्चों की मौतों की वजह से भी मानव संसाधनों में निवेश नहीं हो पाता। सो ये मौतें क्या रोकी जा सकती हैं? क्या ऐसी दिक्कतों को रोका जा सकता है? ये मौतें रोकी जा सकती हैं। इनमें 45% मौतों की वजह भी पर्याप्त पोषण ना मिल पाना ही है। असमय वयस्कों की मृत्यु दर के लिए खान पान संबंधी और इंसानों से इंसानों में ना फैलने वाली बीमारियां भी कई हद तक जिम्मेदार हैं। सो निर्बलता से होने वाले नुकसान का आकलन, बच्चों में निर्बलता देश में पोषण संबंधी एक मूक इमरजेंसी है जिस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो ये आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी। सो तत्काल ध्यान दिए जाने की आज जरूरत है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान का आकलन कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये जो दुर्बलता है वो ज्यादा समय तक नहीं रहती। बच्चे आमतौर पर या तो इससे उबर जाते हैं या फिर मरते ही हैं। और दूसरा, निर्बलता के साथ बच्चे अन्य बीमारियों से भी घिर जाते हैं। इसलिए दुर्बलता की वजह से होने वाले नुकसान को परिभाषित करना आज मुश्किल सा ही प्रतीत होता है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तमाम उन सर्वेज, तमाम उन स्टडीज की बात हम लगातार कर रहे हैं जिनमें हालिया अध्ययनों में बच्चों में निर्बलता को लेकर ही अक्सर कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों का जवाब देने का प्रयास भी किया गया है हर बार। लेकिन इसका उद्देश्य इस बात पर जोर देना रहा है कि अगर देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निर्बलता को कम करने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सो इस अध्ययन में देश में बच्चों के निर्बलता के इतिहास का विश्लेषण पूरी तरीके से किया गया और इसमें वर्तमान परिदृश्य को भी सामने रखा गया। आर्थिक सामाजिक स्तर पर होने वाले नुकसान का आकलन भी किया गया और स्टडी में देश के निर्बल बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए पॉलिसीज निर्माताओं के लिए भी कुछ सिफारिशें की गई। सो बच्चों में निर्बलता के कारण और प्रभाव, निर्बलता यानी कि कद की तुलना में कम वजन कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच मृत्यु का क्योंकि एक बड़ा कारण है। सो निर्बलता या दुबलापन ज्यादातर मामलों में तेजी से वजन घटने की तरफ ही इशारा करता है। सो इससे बार बार या लंबे समय तक बने रहने वाले संक्रमण, भोजन की गंभीर किल्लत, खाने के लिए अपर्याप्त खाना या फिर खराब गुणवत्ता वाला खाना मिलने का भी एक संकेत मिलता है। सो डेफिनेटली कई बीमारियों को खत्म करने में खास भूमिका ये अदा भी करता है। न्यूट्री गार्डन इसके प्रमुख कारणों में से समय पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ना मिल पाना, मां का पर्याप्त दूध ना मिलना, अच्छी गुणवत्ता का सहायक भोजन ना मिलना और घर में राशन की किल्लत, साफ पानी, साफ सफाई, इन सब की पर्याप्त सुविधाएं ना होना में शामिल बताया गया है। जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे या समय से पहले जन्मे बच्चों में निर्बलता का खतरा अधिक रहा है और निर्बल बच्चों में बार बार संक्रमण होने और मृत्यु दर का जोखिम भी ज्यादा होता है। सो लंबे समय तक निर्बलता रहने से बच्चों का विकास रुक जाता है और फिर उनकी जो लंबाई है वो रुक जाती है, वजन में भी दिक्कतें आती रहती हैं और बच्चों का पोषण और महामारी, भारत ना केवल कोविड-19 महामारी से उनका लड़ रहा है बल्कि अल्प पोषण की समस्या से भी आज वो जूझ रहा है। हमने देखा है कि कोविड-19 के फैलाव ने कहीं ना कहीं भारत की सबसे कमजोर आबादी की सेहत और उसके पोषण, उसकी आजीविका और इनके लिए चलाई जा रही फिलहाल की कल्याणकारी योजनाओं को बहुत खासा प्रभावित किया है। लोगों पर इसका प्रभाव जो है वो लंबे समय तक भी रहेगा। कुपोषण का असर खासकर बच्चों में बढ़ा है और वो भी ऐसे माहौल में जहां स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी सेवाएं सिमट कर रह गई हैं या ध्वस्त हो गई हैं, या फिर कहें ये हमारे और आपके सामने हैं जरूर लेकिन उनका इम्पैक्ट आज हमें धरातल पर नहीं दिखता। जहां समाज के भीतर देखभाल करने वाला ढांचा तहस नहस हो रहा है वहीं हर जगह सिर्फ पीड़ा ही नजर आती है। हम ये भी समझ सकते हैं कि इसने प्रतिदिन खाए जाने वाले भोजन की संख्या पर यथासंभव एक गहरा प्रभाव डाला है। पर्याप्त आहार ना मिलने से बीमारियों की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। पिछले साल कोविड-19 के प्रकोप और उसके बाद लगे लॉकडाउन के चलते बड़े पैमाने पर हमने देखा कि रोजगार छीने गए, खाद्य असुरक्षा बढ़ गई। सो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि बच्चों के पोषण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
वर्ल्ड लेवल पर बच्चों में निर्बलता कम से कम 14.3% बढ़ सकती है और ऐसे मामलों में एक बड़ा हिस्सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रों से आ रहा है। महामारी कब तक रहेगी, उससे खान पान, सेहत, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर पड़ने वाले ये जो प्रभाव हैं, ये कब तक रहेंगे, ये अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। इसीलिए पोषण संबंधी मानकों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का आकलन करना भी शायद अब तक काफी मुश्किल रहा है। आशंका यह है कि 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि देखने को मिल सकती है और ऐसे बहुत से मामलों की वजह निर्बलता भी है और इसलिए बच्चों में निर्बलता के मुद्दे से प्राथमिकता के आधार पर निपटना और भी ज्यादा आज दुनिया के लिए जरूरी हो जाता है। एक सबसे बड़े कारण की भी बात हमने आज की है, जो आज हम और आप हर जगह देख सकते हैं, खासकर बड़े समारोहों में, शादियों में। भोजन बर्बाद हो रहा है एक तरफ, तो दूसरी ओर गरीब भूख से तड़प रहे हैं। आज भोजन की बर्बादी एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है। एक ओर करोड़ों लोग भूख से तड़प रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे ही करोड़ों लोग यानी कि कई देश इसमें बड़ी मात्रा में लोग खाद्यान्न नष्ट कर रहे हैं, भोजन की बर्बादी कर रहे हैं और इसी कारण हम देखते हैं कि विश्व में 70 करोड़ लोगों को 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं हो पाता और वो भूखे पेट सोने को ही विवश हो जाते हैं। भोजन की विश्वव्यापी समस्या के कारण प्रतिदिन 5 साल की आयु से कम लगभग 24,000 बच्चे भूख से आज दम तोड़ते हैं और 87 करोड़ से अधिक लोग कुपोषण के शिकार हैं। हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें साल 2019 में विश्व भर में 93 करोड़ 10 लाख टन भोजन दुकानों, रेस्टोरेंट और खाने पीने के अन्य स्थानों पर बर्बाद हुआ है। नष्ट हुए भोजन की ये जो मात्रा है, विश्व भर में पैदा होने वाले भोजन का 17% है और भोजन का 61% हिस्सा घरों, 26% हिस्सा होटल्स और हॉस्पिटैलिटी उद्योग और 13% अन्य क्षेत्रों में लगातार बर्बाद हो रहा है। ये 2019 की स्थिति थी जब ये रिपोर्ट यूएन की आई और अब आप तो देखिए 2021 है, इस समय डेफिनेटली इसमें वृद्धि जरूर हुई है। भारतीय घरों की बात करें, यहां पर बर्बाद हुए भोजन की मात्रा 6 करोड़ 87 लाख टन थी, अर्थात भारतीय घरों में प्रत्येक व्यक्ति ने वर्ष में औसतन कम से कम 50 किलो भोजन तो नष्ट किया ही है। यूएन पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक है इंगा एडन्सा। उन्होंने हाल ही में चेतावनी दी कि दुनिया के हर देश और हर व्यक्ति को आज ये समझने की जरूरत है कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना होने पाए। यदि हमने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों को पहुंचने वाला नुकसान रोकने के संबंध में अपनी जिम्मेदारी ना समझी, तो एक दिन हमें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। महंगी शादियां, अन्य भव्य समारोह, इन सब का एक बड़ा कारण है जहां लोग खाते कम हैं, जूठन ज्यादा छोड़ते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार शादियों और अन्य समारोह में अनुमानित आवश्यकता से 20 से 25% तक अधिक भोजन पकाया जाता है और इसीलिए उसका काफी हिस्सा बच जाता है, जिसे केटरिंग करने वाले जरूरतमंदों तक पहुंचाने की बजाय नालियों आदि में बहाकर या कूड़े के रूप में ही फेंक कर उसे नष्ट कर देते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अन्न बर्बाद करने से संबंधित देशों की अथक स्थिति और एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अन्न की ये बर्बादी प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंचाती है और भोजन परोसने वालों के लिए भी उचित होगा कि वो एक बार में ज्यादा ना परोसें और जरूरत के अनुसार ही दें, क्योंकि न सिर्फ जूठन लगे बर्तन साफ करने में परेशानी होती है, बल्कि नालियों में जूठन फेंकने से गंदगी भी फैलती है। विश्व की लगातार बढ़ रही जनसंख्या भी भोजन की कमी का एक बड़ा कारण है। एक अध्ययन में ये अभी चेताया गया कि यदि समय रहते पॉपुलेशन वृद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो 2050 में पृथ्वी पर मौजूद लगभग 9 अरब पॉपुलेशन को भोजन और पोषण उपलब्ध करवाना काफी मुश्किल होगा। भारत में अन्न को देवता का दर्जा प्राप्त है। भारतीय धर्म दर्शन में भोजन का अनादर करना या जूठन छोड़ना अनुचित माना गया है।
और अंततः झूठन ना छोड़ने से जहां अनाज का सदुपयोग और इसके व्यर्थ में नष्ट होने से बचाव होगा, वहीं धन की बचत होने के साथ साथ ये सेहत के लिए भी काफी अच्छा होगा। यही नहीं, बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचा देने से ना सिर्फ उनका पेट भरेगा बल्कि गंदगी और प्रदूषण से भी बचाव होगा और किसी भूखे का पेट भरने से जो पुण्य मिलेगा सो अलग। आज भारत में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस समस्या को उतना गंभीर सोचते नहीं हैं और धड़ल्ले से अन्न की बर्बादी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनमें से ऐसे भी लोग हैं जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हैं और बहुत छोटे छोटे कहें एक ऐसे कदम वो उठाते रहते हैं, अपने घरों से ही इसकी शुरुआत करते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं इसके टूवर्ड्स, ताकि दिक्कत ना हो आने वाले समय में भोजन को लेकर। गरीबों को भोजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके, घर में अतिरिक्त भोजन बचा है तो उसे गरीबों में बांट दिया जाए। कई ऐसे कहें धार्मिक समारोह भी सामने आ जाते हैं जब घर पे ही कहें प्रसाद जो है वो बनता है और गरीबों तक उसे पहुंचाने की कोशिश की जाती है। सो ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हैं, लोग जागरूक भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सचेत हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हुए वो अपने इन कार्यों में लगातार निरंतर लगे हुए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग उनमें से हैं जो भोजन की बर्बादी करते हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हुए भी फिर भी काफी ज्यादा कहें आप कह सकते हैं लगर्जी हैं या फिर उस जिम्मेदारी को वो समझना चाहते ही नहीं हैं या जिम्मेदारी वो उठाना ही नहीं चाहते हैं। सो सब कुछ उनके पास है लेकिन फिर भी उन सबको बर्बाद करना शायद उनकी एक प्रवृत्ति बन चुकी है। सो कहा जा सकता है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो पर बहुत से लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतना ये एक बड़ा सवाल हर बार खड़ा हो जाता है कि जब भी बजट सामने आता है, आम बजट सामने आता है, गरीब तबके के लिए जो एक अलग से कैटेगराइजेशन हो जाती है, आवंटन जो लोगों में किया जाता है गरीब तबके के लिए, मिड डे मील्स के लिए, ऐसे तमाम एनजीओज को भी, सरकारी एनजीओज को भी वो एक कहीं आवंटन उनका होता है। कुपोषण को किस तरीके से मिटाना है, भूखमरी को किस तरीके से मिटाना है, उस कंगाली को किस तरीके से मिटाना है, इन तमाम चीजों पर तमाम स्कीम्स, तमाम योजनाएं इस वक्त चल रही हैं, बड़े बड़े नामों से चल रही हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसी स्थिति का सामने आना, एक ऐसी रिपोर्ट का सामने आना जहां पर 33 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, उनमें से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो लगातार कुपोषित हो चुके हैं और आगे भी हो रहे हैं। और ये जो ये जो एक वृद्धि है ये आगे यूं ही बढ़ती रहेगी यदि समय रहते जो है वो इस पर कहीं किसी तरीके का कोई समाधान नहीं हो पाता। सो डेफिनेटली आज जरूरत सामुदायिक स्तर पर देखभाल करने की है, छोटे बच्चों में खासकर जहां पर गंभीर कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए एक पद्धति मानी गई है। सो अधिकांश कुपोषित बच्चों को सामुदायिक स्तर पर या घर पर देखभाल से ठीक किया जा सकता है और बहुत कम बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत भी पड़ती है। कुल मिलाकर निर्बलता की पहचान जल्दी से की जाए तो उनमें बीमारी को पनपने से रोका जा सकता है। सो बहुत से ऐसे छोटे कदम हैं जिनको अपनाया जाए, सही समय पर उपचार दिया जाए तो सही रहेगा। ऐसा भी नहीं कि मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये तमाम चीजें हमारे और आपके सामने हैं। यदि बहुत ही सोच समझकर अपने कदमों को आगे बढ़ाया जाए सो ऐसी समस्या से हम कहें इसे फेस तो कर रहे हैं लेकिन इसे जड़ से भी खत्म जरूर कर सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि सरकारी योजनाओं के तहत भी ये समस्या क्यों है। सो उन लोगों की धरपकड़ भी जरूरी है जो निरंतर इन मासूम बच्चों से उनका निवाला इस तरीके से छीन रहे हैं। इसी के साथ, इसी नोट के साथ इजाजत लेंगे। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। कल एक नए विषय के साथ होंगे आप सभी के सामने रूबरू। जस हिंदी के बाकी प्रोग्राम देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।